हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात की थी और ये देखा था कि उनका टाइम पीरियड क्या रहा है और वो किन मॉडल्स पर आधारित थी और इसके साथ साथ उनमें किन इशूज़ पर स्पेशली फोकस किया गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग भारत की एक और अत्यंत गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे जिसको हम गरीबी के नाम से जानते हैं। तो गरीबी एक ऐसा शब्द है जो आप अपने जीवन में हमेशा कहीं न कहीं से सुनते होंगे, चाहे अपने आसपास समाज में, चाहे समाचार में, न्यूज़ चैनल्स में, पत्र पत्रिकाओं में, विभिन्न डिबेट्स में, तो हर जगह यह शब्द बहुत प्रचलन में रहता है। तो इसका आशय होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है तो उसको हम गरीब कहते हैं। तो यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्य कुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। तो गरीबी को हम दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं या दो रूपों में देख सकते हैं। जो सबसे पहला स्वरूप है उसको हम सापेक्ष गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं और जो दूसरा स्वरूप है उसको निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि सापेक्ष गरीबी क्या है। तो सापेक्ष गरीबी यह व्यक्त करती है कि कोई देश, राज्य, वर्ग आय व उपभोग की दृष्टि से दूसरे देश, राज्य या वर्ग से कितना नीचे है। तो एक तरीके से यह जो है आय की असमानता का विवरण प्रस्तुत करती है। अर्थात यदि हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हम दो देशों के बीच में उनकी प्रति व्यक्ति आय या उनके जीवन स्तर के आधार पर तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की प्रति व्यक्ति आय या लिविंग स्टैंडर्ड की तुलना विकसित देशों से करें तो हम पाते हैं कि उनमें बहुत अंतर है। अर्थात भारत में जो लिविंग स्टैंडर्ड है या कंजम्पशन लेवल है या पर कैपिटा इनकम है वह विकसित देशों की तुलना में कम है। इसी प्रकार यदि हम देश के अंदर देखें और विभिन्न राज्यों के मध्य देखें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अन्य राज्यों की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए यदि हम बिहार का एग्जांपल लें तो देखेंगे कि वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों से कम है। तो इस तरीके से हम सापेक्षिक गरीबी के माध्यम से आय की असमानता का पता करते हैं। इसके अलावा यदि समाज जो विभिन्न सामाजिक वर्ग रहते हैं किसी देश में तो उन सामाजिक वर्गों के बीच में भी आय का वितरण किस प्रकार है और जो समाज का निचला हिस्सा या निचला तबका है वह उसकी आमदनी में और समाज का जो ऊपरी हिस्सा है उसकी आमदनी में या कुल वेल्थ में उन दोनों की हिस्सेदारी में कितना अंतर है। तो यह जो अवधारणा है वह सापेक्ष गरीबी कहलाती है। तो सापेक्ष गरीबी को मापने की दो विधियां होती हैं, एक होती है लॉरेंज कर्व और दूसरा गिनी गुणांक। तो लॉरेंज कर्व को मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था और इसके माध्यम से किसी भी देश में या अर्थव्यवस्था में आय के वितरण का पता किया जाता है और असमानता कितनी है इसका भी पता किया जाता है। तो इस ग्राफ में यदि आप देखेंगे तो हमने एक्स अक्ष पे आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत लिया है और वाई अक्ष पर हमने कुल आय का संचयी प्रतिशत लिया है और यहाँ पर एक नीली रेखा ब्लू कलर में जो खींची गई है उसको हम निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। अर्थात यह जो रेखा है वह पूर्ण समता को प्रदर्शित करती है। अर्थात ये स्थिति ऐसी है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विषमता विद्यमान नहीं होती है और यह एक काल्पनिक रेखा होती है, या हाइपोथेटिकल रेखा होती है। तो यह प्रदर्शित करती है कि जो देश के जो विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों का जो देश की कुल आय है उसमें जो हिस्सेदारी है वह समान है। अब इसमें एक रेड कलर में आपको लाइन दिखेगी, इसको हम लॉरेंज कर्व कहते हैं और इसको विभिन्न आंकड़ों के आधार पर ड्रॉ किया जाता है जो यह प्रदर्शित करता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। अर्थात वास्तव में जो समाज के विभिन्न व्यक्ति हैं या वर्ग हैं उनके पास कुल आय में कितनी हिस्सेदारी है, कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो यह लाइन उसको व्यक्त करती है, अर्थात यह वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करती है कि वास्तव में आय का वितरण कैसा है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि हम निरपेक्ष समता रेखा के आधार पर पहले देखते हैं तो यह जो दिखा रही है यहाँ पर जो मान लीजिए 50% जो लोग हैं
तो यदि हम इसको निरपेक्ष समता रेखा के आधार पर देखें तो पाते हैं कि उनका जो कुल आय में जो हिस्सेदारी है वो भी 50% है। इसी प्रकार से यदि हम इसको 70% के आधार पर यदि देखें मान लीजिए, तो यह प्रदर्शित करता है कि उनका कुल आय में जो हिस्सेदारी है वह 70% है, अर्थात यह पूर्ण समानता की स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन यदि हम जो लॉरेंज कर्व है उसके आधार पर देखें तो हम पाते हैं कि जो पहले जो इक्वलिटी लाइन है वो शो कर रही है हाइपोथेटिकल कंडीशन की, जो आय की हिस्सेदारी है वो आय का जो वितरण है वह समान है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, यह प्रदर्शित कर रहा है कि समाज के 50% लोगों के पास कुल आय में 30% ही हिस्सेदारी है। इसी तरीके से यदि हम देखें कि 20% जो लोग हैं समाज के, या 20% व्यक्तियों के पास कुल आय का केवल 10% हिस्सा ही वास्तव में है। तो इस प्रकार से यह जो रेखा है वह आय की विषमता को प्रदर्शित कर रही है, और ये जो लॉरेंज वक्र है यह निरपेक्ष समता रेखा से जितनी दूर होगा देश में जो असमानता है वो उतनी ही अधिक होगी, और यह निरपेक्ष समता रेखा के जितने ही करीब होगा तो उस देश में असमानता कम होगी। अब इसी कर्व के आधार पर गिनी गुणांक का कैलकुलेशन किया जाता है, और गिनी गुणांक भी आय विषमता को मापने का एक बहुत ही प्रसिद्ध तरीका है, और इसका विकास कोरैडो गिनी ने 1912 में किया था। तो गिनी गुणांक जो है, तो इसमें जो छायांकित क्षेत्रफल आप देख रहे हैं और निरपेक्ष समता रेखा से संबंधित जो कुल क्षेत्रफल है उसके अनुपात को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि हम देखें गिनी गुणांक बराबर छायांकित क्षेत्रफल, जिसको कि हमने यहाँ पर ए से दिखाया है, और डिवाइडेड बाई समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्थात यह जो BCD एरिया है, जो OCD एरिया है, उस एरिया से हम इसको भाग दे देते हैं तो हमको गिनी गुणांक प्राप्त हो जाता है। अब जो है, यदि गिनी गुणांक का मान 0 के बराबर आता है तो यह निरपेक्ष समता को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय प्राप्त हो रही है। लेकिन यदि G का मान अर्थात गिनी गुणांक का मान 1 आता है तो इसका आशय है कि एक ही व्यक्ति पूरी आय को प्राप्त कर रहा है, जिसको कि हम निरपेक्ष विषमता भी कहते हैं। इस प्रकार से जो G है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, अर्थात जो G है वो 0 से बड़ा है, और जो G का मान है वो 0 से अधिक और 1 से कम होता है। इस प्रकार से गिनी गुणांक के निर्धारण के माध्यम से हम राष्ट्र में आय की विषमता को या सापेक्ष गरीबी का मेजरमेंट करते हैं। अब बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी की या एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। तो निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा का प्रतिपादन या गरीबी को निरपेक्ष रूप में मापने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास था वह सर जॉन बॉयड ओर द्वारा किया गया था, जो कि FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महानिदेशक थे। तो उसके अंतर्गत निरपेक्ष गरीबी के मापन के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर गरीब लोगों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, अर्थात जो सापेक्ष गरीबी का जो मापन था या जो उसके जो मापन के टूल्स थे उसके माध्यम से हम आय की विषमता या विभिन्न जो वर्ग हैं उनके बीच में आय का वितरण कैसा है उसको तो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्र में गरीबों की कुल संख्या कितनी है उसको पता करना मुश्किल था। इसलिए निरपेक्ष गरीबी के माध्यम से हम क्या करते हैं, निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा के आधार पर हम विभिन्न मापदंडों के आधार पर गरीब लोगों की संख्या का पता कर सकते हैं। तो ये जो मापदंड है उन मापदंडों में दो प्रकार के मापदंड अपनाए जाते हैं। जो पहला मापदंड होता है कैलोरी और दूसरा न्यूनतम उपभोग व्यय, अर्थात किसी व्यक्ति के अच्छे जीवन स्तर के लिए और उसको अच्छे से कार्य करने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है उसका निर्धारण किया जाता है, और उसके बाद उतनी कैलोरी प्राप्त करने के लिए
कुल कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ेगी और जो वो खाद्यान्न है उसके लिए किसी व्यक्ति को कुल कितना न्यूनतम उपभोग के लिए व्यय करना पड़ेगा। तो इन सब का निर्धारण न्यूनतम उपभोग व्यय के माध्यम से किया जाता है। तो भारत में ये दोनों जो पद्धतियां हैं वो प्रचलित रही हैं। तो इस तरीके से आज हमने केवल देखा कि गरीबी का अर्थ क्या होता है और गरीबी के विभिन्न दृष्टिकोण क्या होते हैं और उनको कैसे हम मापते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम देखें, क्योंकि हमने यहाँ पर मापदंड के बारे में देखा जिसमें 2 मापदंड यूज़ करते हैं, तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण विभिन्न काल में किस तरीके से किया गया है, अर्थात कौन कौन से मापदंडों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।